सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान एचएस पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का 4th चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका नाम है भारत के बाहरी विदेशी संबंध, बाहरी या फिर विदेशी संबंध। ओके, इस चैप्टर में आप भारत की आजादी के बाद विदेश के साथ, विदेशी देशों के साथ कैसे संबंध रहे, मुख्य तौर पर आप इस चैप्टर में भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ कैसे संबंध रहे, ओके, उनमें तनाव कैसे उत्पन्न हुआ, फिर तनाव को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, ओके, इस सब के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका अंतरराष्ट्रीय संदर्भ। ओके, देखो, 1947 तक भारत उपनिवेश था। ठीक है, उपनिवेश मतलब किसी देश पर किसी दूसरे ताकतवर देश का नियंत्रण होना, उसकी शासन व्यवस्था को दूसरे देश के द्वारा चलाए जाने को उपनिवेश कहा जाता है। ओके, आप सभी जानते हैं कि भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था। ओके, ब्रिटेन ने हमारे ऊपर शासन किया था और हमारे देश की प्रशासन को उन्होंने चलाया था। ओके, 1947 तक रहा भारत। ओके, फिर उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया भारत। ओके, भारत की स्वतंत्रता के समय विश्व राजनीति में निम्नलिखित घटनाएं घट रही थी। ओके, जब भारत आजाद हुआ तो उस दौरान ना विश्व में 4 घटनाएं घट रही थी। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, जो कि 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। ठीक है, देखो, भारत के आजाद होने से 2 साल पहले ही द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हुई थी, 1945 में खत्म हो गई थी। किसके बीच ये हुई थी? मित्र राष्ट्रों के और धुरी राष्ट्रों के मध्य ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ओके, सेकंड घटना कौन सी घट रही थी? इसी दौरान एक यूएनओ नामक अंतरराष्ट्रीय संगठन का निर्माण हुआ था। ठीक है, यूएनओ, जिसके बारे में आप फर्स्ट बुक के 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो यूएनओ के ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर है। ओके, तो इसका निर्माण हुआ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1995 को हुई थी। ओके, और इसी दौरान शीत युद्ध भी चल रहा था। फर्स्ट बुक के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था शीत युद्ध क्या होता है। ठीक है, देखो, शीत युद्ध किसके बीच चल रहा था? शीत युद्ध क्या होता है, ये मुझे आशा है कि आपको पता होगा, अगर आप मेरे वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो। ओके, और देखो, शीत युद्ध किसके बीच हो रहा था? शीत युद्ध हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। ठीक है, और इन दोनों में से जीता कौन था? इन दोनों में से जीता था अमेरिका। ठीक है, सोवियत संघ का जो है विघटन हो गया था, वो ऑटोमेटिकली हार गया था विघटन होने की वजह से। ओके, अमेरिका जीता था। उसके बाद विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था कायम हुई, और उससे पहले जब शीत युद्ध चल रहा था, तब चल रही थी विश्व में 2 ध्रुवीय व्यवस्था, ठीक है, या फिर द्विध्रुवीय व्यवस्था चल रही थी। ओके, तो इस दौरान ये भी चल रहा था, शीत युद्ध भी चल रहा था। ठीक है, इसी दौरान विश्व 2 खेमों में बट चुका था। ठीक है, कैसे बटा था? शीत युद्ध मैंने बताया ना, विश्व जो है उस समय 2 खेमों में बट गया। जैसे कि देखो, ये रहा विश्व। ओके, और ये 2 खेमों में बट गया था। इधर है मान लो अमेरिका मेन, ठीक है, इधर है मेन सोवियत संघ। ठीक है, तो क्या हुआ, जोन से बाकी देश, अदर देश, सोवियत सोवियत संघ एक यूनियन था, देश नहीं था। ओके, तो देखो, बाकी जो इन दोनों से अदर जो देश थे, ठीक है, वो क्या थे? जिनकी विचारधारा भाई सोवियत संघ से मैच हो रही, वो सोवियत संघ की साइड थे। ठीक है, वो सभी किसकी साइड थे? सोवियत संघ की साइड थे। अब बाकी जो देश थे, वो किसकी साइड थे? अमेरिका की साइड थे, जिनकी विचारधारा अमेरिका से मैच हो रही थी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, ये विश्व जो है 2 खेमों में बट गया था। ओके, कुछ देश ऐसे भी थे जो दोनों में से किसी के भी साथ नहीं थे, उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था, उनमें से एक भारत भी था। ठीक है, समझ गए आप ये 2 खेमों वाला कॉन्सेप्ट?
तो ये 4 घटनाएँ उस समय घट रही थी जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है? फिर देखो आज़ादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा ये 1946 से लेकर के 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, जानते ही होंगे ये बात तो आप सब। ओके, ये कब से कब तक रहे थे? 1946 से लेकर के 1964 तक, ठीक है? अंतरिम सरकार में भी यही थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका, ठीक है? इनका रोल क्या था? ये भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ-साथ भारत के विदेश मंत्री भी थे, ठीक है? प्रधानमंत्री तो ये थे ही थे, इसके साथ इनकी एक और पोस्ट थी, ये विदेश मंत्री भी थे भारत के, ठीक है? तो देखो नेहरू की विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। देखो, कौन-कौन से प्रमुख उद्देश्य थे? पहला था संप्रभुता को बचाए रखना, ठीक है? देखो नेहरू जो थे, वो भारत के फर्स्ट पीएम थे, ठीक है? भारत न नया-नया आज़ाद हुआ था, ठीक है? तो इन्होंने जो भी विदेश नीति को बनाया, इन्होंने उसको ये मद्देनज़र रखते हुए बनाया कि भारत की संप्रभुता बची रहे। देखो संप्रभुता का मतलब आप समझो, देखो सम मतलब स्वयं और प्रभुता मीन्स खुद का प्रभु खुद ही होना, ठीक है? इसको अगर आपको कोई वर्ड समझ ना आया करे तो आप उसका संधि विच्छेद करके समझने का प्रयास किया कीजिए। ओके, जो स्वयं का प्रभु अपने आप होता है, ठीक है? मीन्स जो अपने देश के अंदर का जो प्रशासन है, जो शासन है वो स्वयं चलाए, ठीक है? अपना मालिक अपने आप ही हो। तो जो देश जो संप्रभु बना था नया-नया भारत, उसकी विदेश नीति का पहला प्रमुख उद्देश्य ये था कि भारत की जो संप्रभुता है, वो बची रहे, ओके? और सेकंड आपका उद्देश्य था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, ठीक है? देखो, भारत जो है आप जानते हैं बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। अलग-अलग कल्चर के, अलग-अलग भाषा को बोलने वाले लोग, अलग-अलग मान्यताओं को, अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं भारत में, ठीक है? तो जो ये भारत की जो विविधता में भी एकता है ना, ये एकता, ये अखंडता बनी रहे, इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए विदेश नीति को बनाया गया था। विदेश नीति का एक ये भी उद्देश्य था कि भारत कभी खंडित ना हो, भारत अखंड रहे। भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है, वो बनी रहे। ओके, एक दूसरा ये उद्देश्य था। ओके, तीसरा उद्देश्य था तेज रफ्तार से देश के आर्थिक विकास करना। ओके, प्राचीन काल में आप जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, धन मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर था भारत में, ठीक है? इसीलिए विदेशी आक्रमणकारी सबसे ज़्यादा भारत में ही आते थे, ठीक है? ताकि भारत को लूट सकें। तो जब देखो हमारे ऊपर आक्रमण हुए कई सारे, ठीक है? तुर्कों के, अफ़गानों के, मुगलों के, बहुत सारे हमारे ऊपर आक्रमण हुए, ठीक है? फिर हमारे ऊपर जो है यूरोपीय देशों के भी आक्रमण हुए। इन्वेडर के रूप में वो हमारे देश में आए, फिर उन्होंने हमारे देश के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, ठीक है? अ, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रेंच आए, ठीक है? और सबसे ज़्यादा ताकतवर इनमें से यूरोपियों में से कौन था? वो था अंग्रेज, ठीक है? ब्रिटेन, ब्रिटिश लोग सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। तो उन्होंने हमारे देश के ऊपर कब्ज़ा किया, हमारे देश का प्रशासन को हड़प लिया उन्होंने, हमारे देश का प्रशासन चलाया, अपने तरीके से उन्होंने देश को चलाया और यहाँ से जो है उन्होंने लूटा भारत को बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा भारत को लूटा और जब उन्होंने भारत को अ, आज़ाद किया, ठीक है? आज़ाद उन्होंने किया, आज़ादी हमने छीनी है बल्कि, ठीक है? आज़ादी हमने जब उनसे छीनी 15 अगस्त 1947 को, तब भारत जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर श्रेणी में, गरीब की श्रेणी में आ चुका था।
ठीक है? तो एक विदेशी नीति का प्रमुख उद्देश्य ये था कि भारत का जो आर्थिक विकास है, वो बहुत तेज़ रफ़्तार से होना चाहिए, क्योंकि भारत जो है अभी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ओके, तो नेहरू की विदेश नीति के ये 3 प्रमुख उद्देश्य थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है गुटनिरपेक्षता की नीति। ओके, गुटनिरपेक्षता देखो इसका भी संधि विच्छेद करो। गुट जमा निरपेक्षता 2 शब्दों से मिलकर के बना है, यानी कि किसी भी गुट से अलग रहना, ठीक है? किसी भी गुट से अलग रहना, गुट निरपेक्षता वो कहलाता है देखो। सैन्य आधार पर निर्मित गुटों से अलग रहना ही गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाती है, ठीक है? सैन्य आधार पर जो भी गुट बने हुए हैं, उन गुटों से अलग रहना ही गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाती है। गुट यानी कि ग्रुप, ओके? कभी आप गुट वर्ड में भी कंफ्यूज हो जाओ। गुट मीन्स ग्रुप। आप जानते हैं कि ये नीति भारत ने कब अपनाई थी? शीत युद्ध के समय, ओके? जब अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध चल रहा था, तब भारत ने ये नीति अपनाई थी। भारत ने दोनों में से किसी का भी साथ नहीं दिया था, ठीक है? देखो, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा भारतीय जनसंघ पार्टी और स्वतंत्र पार्टी यह चाहती थी कि भारत अमेरिका का साथ दे, ठीक है? देखो, भारत जब गुटनिरपेक्षता की नीति भारत ने अपना ली थी, तो उससे पहले ना कुछ नेता हमारे देश के और कुछ पार्टी ये चाहती थी कि भारत ऐसा ना करे, गुटनिरपेक्षता की नीति को ना अपनाए, भारत अमेरिका का साथ दे, क्योंकि अमेरिका ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है? तो वो कुछ नेता और कुछ पार्टी कौन-सी थी? कुछ नेता में थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ओके? और भारतीय जनसंघ पार्टी और स्वतंत्र पार्टी। ये 3 जने ये चाहते थे कि भारत अमेरिका का साथ दे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, ठीक है? लेकिन भारत ने किसी भी गुट का पक्ष नहीं लिया, ना ही नाटो का और ना ही वार्सा पैक्ट का। अब आप कहोगे जी ये नाटो और वार्सा पैक्ट क्या है? देखो, अभी मैंने बताया ना कि सैन्य आधार पर निर्मित गुटों से अलग रहना, ठीक है? तो ये जो नाटो था ना, ये तो था शीत युद्ध के समय अमेरिका का सैनिक संगठन, और जो ये वार्सा पैक्ट था, ये था सोवियत संघ का सैनिक संगठन। ओके, समझ गए? ये सैनिक संगठन थे इन दोनों के। तो भारत ने इनसे ही दूर रहने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, ठीक है? लेकिन फिर भी भारत जो है शामिल तो नहीं हुआ, ठीक है? शामिल तो ख़ैर नहीं ही हुआ था भारत, लेकिन इनमें संतुलन साधने का प्रयास किया था, ठीक है? कि जी हम आपके भी दुश्मन नहीं है, हम आपके भी दुश्मन नहीं है, ठीक है? लेकिन हम ये है कि हम साथ किसी के भी नहीं है, ठीक है? संतुलन बैलेंस करने का जो है दोनों खेमों में भारत ने कोशिश की, ओके? भारत ने सही को सही कहा और गलत को गलत कहा था, ठीक है? अगर देखो, अमेरिका कोई गलत काम करता था, कोई गलत हरकत करता था, तो भारत अमेरिका को गलत कहता था, और सोवियत संघ कोई गलत हरकत करता था, तो सोवियत संघ को भारत गलत कहता था, ठीक है? गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, संतुलन साधने का प्रयास किया, और सही को सही कहा और गलत को गलत कहा भारत ने, ठीक है? अब देखो, सही को सही और गलत को गलत कहा, ये कुछ एग्जाम्पल भी तो होंगे इसके। तो एग्जाम्पल हैं, देखो, 1956 में ब्रिटेन ने हेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया था, ठीक है? तब भारत ने खुलकर ब्रिटेन का विरोध किया था। ओके, 1956 में ब्रिटेन ने हेज नहर पर जो है आक्रमण कर दिया था, मिस्र में थी ये। तो तब भारत ने खुलकर ब्रिटेन का विरोध किया था उस समय पर। ओके, और सोवियत संघ ने जब हंगरी पर आक्रमण किया था, तब भी भारत ने विरोध किया था, ओके? कि नहीं जी भाई, ये गलत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ठीक है? ये भारत की जो है नीति थी, ओके? नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है एफ्रो एशियाई एकता। एशिया व अफ्रीका महाद्वीप के स्वतंत्र देशों में एकता एफ्रो एशिया एकता कहलाती है, ठीक है? देखो, एफ्रो मीन्स अफ्रीका, ठीक है? अफ्रीका महाद्वीप, और एशिया मतलब एशिया, ठीक है? एशिया महाद्वीप। तो ये जो इन दोनों महाद्वीप के बीच की जो एकता है ना,
उस एकता को ही एफ्रो एशिया एकता कहते हैं। ठीक है, देखो एशिया और अफ्रीका के जो नए नए स्वतंत्र देश थे ना, जैसे कि नए नए स्वतंत्र देश एशिया के हो गए भारत, श्रीलंका, ये सब देश। ठीक है, और अफ्रीका के भी साउथ अफ्रीका वगैरह वगैरह, ये सारे देश। तो ये नए नए जो है आजाद हुए थे। इन देशों ने जो है मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए एफ्रो एशिया एकता की स्थापना की थी। ठीक है, देखो मार्च 1947 में भारत ने एशियाई संबंध सम्मेलन, जिसको इंग्लिश में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, ठीक है, इसका आयोजन किया था ताकि एशिया व अफ्रीका महाद्वीप के नव स्वतंत्र देशों के मध्य संबंध कायम हो सके। ठीक है, कब हुआ था ये? मार्च 1947 में। नाम क्या था? एशियाई संबंध सम्मेलन, और इंग्लिश में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसका आयोजन किया गया, क्यों किया गया? ताकि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के जो नए नए स्वतंत्र देश हैं उनके बीच संबंध, ठीक है, मित्रतापूर्ण संबंध कायम हो सके। ओके, अब देखो 1955 में बांगडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्षता की नींव पड़ी थी। 1955 में जो है एक बांगडुंग सम्मेलन हुआ था, तो उसी सम्मेलन में ही ना गुटनिरपेक्षता की नींव पड़ी थी। गुटनिरपेक्षता नीति की, या फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन कह लो, ठीक है, इसकी नींव वहां पर पड़ी थी। ओके, प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में। कहाँ पर हुआ था? और बेलग्रेड में। ठीक है, प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 1961 में हुआ था और बेलग्रेड में हुआ था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है अनुच्छेद 51। ठीक है, हमारे संविधान का। ओके, हमारे संविधान का आर्टिकल 51। ठीक है, देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बढ़ाने का उल्लेख है। ठीक है, क्या उल्लेख है उसमें? क्या कहा गया है? कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो है बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, देखो, और इसमें इसके अलावा भी और बातें उल्लेख किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बढ़ाने का उल्लेख है, और इसके अलावा भी 4 बातों का उल्लेख इसमें है। देखो, पहली बात कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि की जाए। ठीक है, देखो हमें जो है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, आपस में क्या शांति स्थापित करनी चाहिए, और हमें जो है सुरक्षा में वृद्धि करनी चाहिए। युद्ध नहीं करना चाहिए, किसी भी मसले को युद्ध या महायुद्ध या फिर विश्व युद्ध तक नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है, शांति हमें विश्व में स्थापित करनी चाहिए, उसमें हमें वृद्धि करनी चाहिए। ओके, दूसरी बात, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंध होने चाहिए। ठीक है, दो या दो से अधिक देशों के बीच जो है न्याय संगत संबंध होने चाहिए। मीन्स एक दूसरे के प्रति भेदभावपूर्ण संबंध नहीं होने चाहिए। ठीक है, समान भाव के जो है संबंध होने चाहिए, और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार के संबंध स्थापित होने चाहिए विश्व के राष्ट्रों के बीच। ठीक है, तीसरी बात, दो अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटारे होने चाहिए। ठीक है, जब दो देशों के मध्य कोई विवाद हो जाए तो उसको युद्ध के बजाय, ठीक है, उसको युद्ध के बजाय किसी मध्यस्थता से, किसी तीसरे देश को जो है मीडिएटर बना के उसका निपटारा कर लेना चाहिए, बातचीत करके, ना कि युद्ध करना चाहिए आपस में। ओके, चौथी बात, संधि बाध्यताओं एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि का आदर करना चाहिए। ठीक है, जो भी संधि है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, और जो बाध्यताएं हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है, विधि मीन्स कानून, ठीक है, इनका हमें आदर करना चाहिए। तो ये 4 बात लिखी हुई है हमारे किसमें? अनुच्छेद 51 में। ओके, आज के पार्ट में केवल इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर इस पार्ट में आपको कोई भी डाउट रह गए हों तो आप मुझसे अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर बाद में भी आप मुझसे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका डाउट एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और वरदान आईएचएस को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे PDF की फॉर्म में।
ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।